बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का जो मोशन का चैप्टर है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपको क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में काम देगा। 9th का जो मोशन का चैप्टर है उसमें भी यह काम करेगा जो आपको बताने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की चीज़ें। और क्लास 11th का तो मोशन यहाँ से स्टार्ट ही होता है ना। मोशन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। जिन बच्चों का छूट गया होगा वो नहीं पढ़ पाए थे वो ध्यान से इसको देख लें और समझ लें। सबसे पहले इसमें हम लोग एक शब्द है हमारे बीच, मैकेनिक्स। ये हम जिस भी चीज के अंतर्गत पढ़ेंगे उसका नाम क्या है बच्चों? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी भी ऑब्जेक्ट के अरेस्ट या मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट विराम में है या गतिमान है, इसका अध्ययन हम भौतिकी की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या बोला जाता है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैकेनिक्स की डेफिनेशन नोट करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी पर उठाइए और लिखना शुरू करिए। नोट किए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of force and motion of the material objects and their mutual relationship is called mechanics। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, हिंदी में लिख सकते हो, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति या बल के बारे में अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के प्रकार। मैकेनिक्स को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहला आपका है स्टैटिक्स। क्या है बच्चों? स्टैटिक्स। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। इसको बोलते हैं स्थैतिकी और इसको बोलते हैं गतिकी। मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? स्थैतिकी। और डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? गतिकी। अब स्थैतिकी में क्या होगा कि यहाँ बोलोगे मैकेनिक्स की वह शाखा, मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। अगर वस्तु स्थिर है तो उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसकी स्टडी जब किया जाएगा तो वो सब किस में आ जाएगा? स्टैटिक्स में। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील वस्तु का जब अध्ययन करते हैं, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं गतिशील अवस्था में, तो वहां जो मैकेनिक्स बनती है उसका नाम क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्टैटिक्स। तो लिखिए, मैंने क्या बताया? स्टैटिक्स की परिभाषा देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जब वस्तु किस में होती है? विराम में। इन स्टैटिक्स टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। स्टैटिक्स में समय नाम की कोई चीज नहीं होती, समय नाम का कोई कलाकार यहाँ नहीं होता। डायनेमिक्स गतिकी, यह इसी का दूसरा नाम है काइनेमेटिक्स। तो इसमें सिंपल बात है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मोशन। स्टैटिक्स कब काम करता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। ये कब काम करता है? जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। और इसमें समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना समय के डायनेमिक्स नहीं पढ़ी जाएगी, समय उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो हमने देखा मैकेनिक्स होती क्या है और मैकेनिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो उन टाइप्स में स्टैटिक्स और डायनामेटिक्स, हमारे काइनेमेटिक्स हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर नोट करने में दिक्कत हो तो थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अभी जो आपको बताया गया, तो मैकेनिक्स क्या होती है और मैकेनिक्स के टाइप क्या होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। अभी उसी में आगे हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है और ये क्या बतलाता है? द फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच रेस्ट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हम ये कहें
कि हम यहाँ पर हैं और आप भी यहीं पर हो, ठीक। तो हमारे रिस्पेक्ट आप रेस्ट में हो या मोशन में, हमारे रिस्पेक्ट आप रेस्ट में हो या मोशन में, रेस्ट में हो, ठीक है ना। एक बस जा रही है, उस बस में बैठा हुआ सवारी हमारे रिस्पेक्ट किस में है, मोशन में, क्योंकि बस उसको लेकर के जा रही है, तो हमारे रिस्पेक्ट वो किस में हो जाएगा, मोशन में। और उसी बस में दो लोग बैठे हैं एक ही सीट में, तो एक के तुलना में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला किस में माना जाएगा, रेस्ट में। समझ गए बात को। तो वही बंदा कभी रेस्ट में हुआ तो वही बंदा कभी मोशन में हुआ। ये चीज़ कौन समझाता है, कौन बतलाता है, उसी का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आप किसके रिस्पेक्ट बात करते हो, जिसके रिस्पेक्ट हम बात करेंगे वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बतलाएगा। कि एक ही व्यक्ति एक साथ तो दोनों अवस्था में रह नहीं सकता, न तो रेस्ट में ही और न तो मोशन। अगर कोई व्यक्ति कह दो कि मैं रेस्ट में भी हूँ मोशन में भी हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। परंतु बस में जा रहा सवारी हमारे रिस्पेक्ट मोशन में है, अब बस में बगल में बैठे हुए सवारी के रिस्पेक्ट में वो सवारी कैसा है, रेस्ट में है। तो वो सवारी जिसकी बात कर रहे थे तो वो रेस्ट में भी हुआ, मोशन में भी हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर बात दोनों बात भी सही है। तो बात यहाँ गलत क्या है, गलत केवल हमारी सोच का है कि हम ये नहीं जान रहे हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। जैसे अगर पूछूं मैं आपसे, बताओ आप रेस्ट में हो या मोशन में, क्वेश्चन में मेरा केवल इतना है कि बताइए आप रेस्ट में है या मोशन में, तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आया कि मैं रेस्ट में हूं। ये जवाब आपका गलत है। आप उस क्वेश्चन में हमसे फिर पूछेंगे कि सर किसके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। बात समझिएगा, जब तक फ्रेम नहीं तैयार होगा तो आप कैसे बताओगे कि आप रेस्ट में हो मोशन में हो। मैं कहूं कि आप बताइए हमको उसके मून के रिस्पेक्ट, तो मून पर अगर आप चले जाओ, चंद्रमा में आप चले जाओ, तो पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है। जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी में आप भी हो। तो चंद्रमा में जो व्यक्ति बैठा है तो उसको आप किस में दिखाई दोगे, मोशन में। और जो पृथ्वी में बैठा है तो उसको आप किस में दिखाई दे रहे हो, रेस्ट में। तो अगर मैं ये पूछूं बताओ आप रेस्ट में हो या मोशन में, और आपने झोंक के उत्तर दे दिया कि हम रेस्ट में हैं, तो उत्तर कैसा है आपका, गलत है। उल्टा सही, किसके रिस्पेक्ट आपका क्वेश्चन ये उठेगा। या मैं खुद पूछूं कि किसके रिस्पेक्ट बात कर रहा हूं, क्लियर हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वही चीज है जो ये बतलाएगी। अब ये दो प्रकार का बताया गया है। जो पहला वाला है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम। और इसको बोलते हैं अजड़त्वीय। सहज भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ जड़त्वीय और अजड़त्वीय को, तो सबसे पहली बात यही जान लीजिए कि ऐसे फ्रेम या ऐसे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। अब जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं उसे जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं, जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसे अजड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। तो जड़त्वीय फ्रेम में किन वस्तुओं की अध्ययन करोगे आप, ऐसे कौन से स्टेट में ऑब्जेक्ट माना जाए कि समझ लो कि वहां जड़त्व के नियम का पालन हो रहा है। पहली बात, या तो ऑब्जेक्ट पूर्णतः विराम में हो, रेस्ट में हो। अब जैसे यहां पर कोई भी चीज मान लीजिए कि टेबल रेस्ट में रखा है, तो क्या ये टेबल मोशन में हो गया, नहीं हो गया। तो ये जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है कि ये स्वतः ही अपनी अवस्था को बदलने में असमर्थ है, स्वतः ही अपनी अवस्था को बदलने में असमर्थ है। तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि एक समान गति करेगा, उसकी गति घटेगी या बढ़ेगी नहीं,
जो रहेगी एक समान रहेगी। तो जब एक समान गति है तो वहां भी जड़त्व का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि न तो उससे गति उसकी बढ़ रही है न घट रही है, यानी बाह्य बल उस पर काम नहीं कर रहा है और वह अपनी अवस्था को बदल नहीं पा रहा है। नॉन इनर्शियल में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट होंगे, एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट, त्वरित वस्तु। त्वरित वस्तु का मतलब होगा कि उसकी गति बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो अगर गति बढ़ घट रही है तो फिर जड़त्व के नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि वह एक ही अवस्था में कहाँ रह गई। कभी उसकी अवस्था बदल रही है, कभी गति बढ़ गई घट गई, तो उसकी अवस्था बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या हुआ, जड़त्व के नियम का पालन नहीं करेगा तो किसमें चला जाएगा, अजड़त्व में। और वस्तु के बेस पर अगर समझना चाहो तो यह समझ लो कि इनर्शियल फ्रेम में, जड़त्वीय फ्रेम में हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो रेस्ट में रहें, विराम में रहें, या जो यूनिफॉर्म मोशन में रहें, एक समान गति से गतिशील रहें। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अजड़त्वीय फ्रेम में हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो एक्सीलरेटेड मोशन में होती हैं, त्वरित गति में होती हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको नोट करिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो आपने लिखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन। कैसे हम जाने कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वह मोशन में है। ठीक, तो बात करें अगर हम रेस्ट की, विराम की, तो कोई ऑब्जेक्ट विराम में कब माना जाएगा, जब इस आप देखिए ये एक वस्तु हो गई और ये एक वस्तु हो गई। अब इसके चारों ओर कुछ वस्तुएं ऐसे हो गई। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उनकी पोजीशन में चेंजिंग नहीं आती है, चारों ओर की वस्तुओं के रिस्पेक्ट ये अपने पोजीशन को चेंज ना करे, तो ये हमेशा किस में माना जाएगा, रेस्ट में। लेकिन ये अगर अपने चारों ओर की वस्तुओं के रिस्पेक्ट ये अपनी पोजीशन को बदल दे तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आपका ट्राइपॉड है, ये आपके पास दीवार है, कुर्सी है, चारों चीज़ें हैं। अब जितनी डिस्टेंस मेरी चेयर से है, जितनी डिस्टेंस मेरी टेबल से है, जितनी डिस्टेंस मेरी इस दीवार से है, समझ रहे हैं बात को? तो ये डिस्टेंस आप समय नोट करो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी नोट करो, आप बार बार वही पा रहे हो, वो डिस्टेंसेस सेम है, यानी अपनी पोजीशन को हम बदल नहीं रहे हैं। तो हम जब से बोले जा रहे हैं कि क्या हम गति में हैं, विराम में न थे, तो ये विराम माना जाएगा कि अगर कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन में परिवर्तन नहीं लाती है तो वह वस्तु विराम में मानी जाती है, रेस्ट में मानी जाती है। और अगर कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं के रिस्पेक्ट अपने पोजीशन में चेंजिंग लाए, परिवर्तन ला सके, तो उसको हम किस में मानते हैं बच्चों, मोशन में मानते हैं। तो समझ में आ गया कब कोई चीज रेस्ट में मानी जाएगी और कब कोई चीज मोशन में मानी जाएगी। जैसे वो बस में मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया कि बस में बैठा हुआ एक सवारी जा रहा था, तो हमारे रिस्पेक्ट पहले वो रोड में कहीं और था, फिर कहीं और आया, फिर कहीं और आया, फिर कहीं और गया, तो वो पोजीशन उसकी क्या हुई, चेंज हुई, तो मेरे रिस्पेक्ट किस में हो गया, मोशन में हो गया। लेकिन जो सवारी बैठा था बगल में उसके, तो उसके रिस्पेक्ट उसके चारों ओर की वस्तुओं में वही खिड़की है, वही आगे वाली सीट, वही पीछे वाली सीट, वही व्यक्ति, वही उसका बैग, सब कुछ वहीं पर है, तो उसके रिस्पेक्ट वह किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट करिए। देखिए रेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to frame with time। किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट समय के साथ अगर वस्तु अपनी पोजीशन को ना बदले तो वह विराम में मानी जाती है। और मोशन में क्या हुआ कि a body is said to be at motion if it changes its position with respect to frame with time। अगर फ्रेम और समय के रिस्पेक्ट कोई वस्तु क्या करे, अपनी पोजीशन को बदले, तो वो किस में मानी जाएगी, मोशन में। ये परिभाषाएं नोट कर लीजिए। इसी में
एक नया छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानेंगे कि अगर कोई वस्तु मोशन में है और इस प्रकार से वो गति करे, इतनी गति कर जाए कि उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत बड़ी हो जाए। जैसे एक फुटबॉल, एक क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, तो आपने एक शॉट मारा, गेंद का आकार देखो, गेंद बाउंड्री चली गई, पार कर गई, तो गेंद ने जो डिस्टेंस ट्रेस किया वह डिस्टेंस उस बॉल के तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस बॉल को हम क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक कार यहाँ से कानपुर जा रही है, तो यहाँ से कानपुर की दूरी कितनी हो गई, 250-300 किलोमीटर हो गई, ठीक। तो कार के आकार की तुलना में वो दूरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो कार को हम क्या मान लेंगे। अगर वही कार यहाँ से लेकर के इस कमरे से लेकर के कहीं बगल वाले कमरे तक जा रही है, तो क्या डिस्टेंस ज़्यादा हुई, नहीं ज़्यादा हुई, तो क्या वो कार पॉइंट ऑब्जेक्ट में आएगा, नहीं आएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वस्तुएं एक स्पेशल केस में बनती हैं। वो केस क्या है कि यदि उनके द्वारा तय की गई दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत बड़ी हो जाए तो उन वस्तुओं को क्या मान लिया जाता है, बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसकी भी परिभाषा नोट करिए जल्दी से। If the distance traveled by a moving object is much larger than its size, then the object is called point object। जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंस इसकी आप जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा, मैकेनिक्स, उसके टाइप्स को पढ़े थे, फिर आपने फ्रेम पढ़ा, फ्रेम के टाइप को पढ़ा, फिर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखा है ना। नेक्स्ट क्या हमारा आता है, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो गति को 3 भागों में बांटा गया है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को हमने एक विमीय गति कहा, ये द्विविमीय गति हुआ और ये त्रिविमीय गति हुआ। इनके जैसे नाम है वैसे काम है, ठीक। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन करे कि एक डायमेंशन चेंज हो, विमीय मतलब दिशा, डायमेंशन केवल एक डायरेक्शन चेंज हो, तो उसे क्या मानेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन में है कि वहाँ केवल एक डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसे क्या बोला जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से गति करे तो वहाँ पर 2 डायमेंशन चेंज हो, 2 विमाएं बदलें, तो उसे बोला गया द्विविमीय गति। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन में हो कि ये तीनों विमाएं बदल जाएं, ठीक है, तीनों प्रकार की विमाएं चेंज हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जाम्पल में जैसे आप बोल सकते हो कि रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, ये सब क्या है, सीधी रेखा में जा रही है, तो केवल एक डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए इनकी मोशन को क्या मान लिया गया, 1 डायमेंशनल। जमीन में अगर कोई कीड़ा रेंग रहा है, कोई कीड़ा, इंसेक्ट जो होते हैं जो जमीन में चलते हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर चलेंगे, तो वहाँ 2 डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उनकी गति कैसी हो जाएगी, 2 डायमेंशनल। कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति, तो उसकी मोशन भी कैसी हो जाएगी, 2 डायमेंशनल। अगर कोई चिड़िया आकाश में इधर उधर उड़ रही है, ऊपर नीचे इधर उधर जा रही है, या पतंग आकाश में इधर उधर हिल रही है, तो काइट की मोशन या कहो तो उड़ती हुई चिड़िया की गति, ये सब कैसी हो जाएंगी, 3 डायमेंशनल मोशन। समय को ध्यान में रखते हुए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी क्लास को यहीं पर रोकूंगा। फिर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की डिफिनेशन अगले जब पार्ट में मैं आपके साथ आऊँगा तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखवा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जो भी आज आपने पढ़ा है ना, और समझ में आया है, इसको 1 बार 2 बार और देख लीजिएगा। अपने उन अनुजों को, भाइयों को, दीदी लोगों को, बहन लोगों को, सबको बताइए कि आपकी पढ़ाई अब जारी रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है, और पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।